हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित यादव, मैथ फैकल्टी चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी की तरफ से। बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाणक्य एकेडमी ने अपनी लर्निंग ऐप तैयार की है, जो कि आपको सिर्फ आपके क्लासरूम की तरह क्लास देगी। और आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पहले आपने कभी ली होगी या आपको किसी ने दी होगी। आपने बहुत सारी लर्निंग ऐप के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा कि बहुत सारी लर्निंग ऐप चल रही है, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी चलती हैं, कुछ पेमेंट मोड पे भी चलती हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं लर्निंग ऐप की सबसे बड़ी खास बात, उनमें आपको रुचि नहीं होती है, क्योंकि आप वहां पर सिर्फ अपने टीचर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा दी गई है कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी आवाज से खुद आप अपने सवाल को पूछ भी सकते हैं, अपनी समस्याओं को पूछ भी सकते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, आपको अपनी स्क्रीन पर जब आप लाइव क्लास ले रहे होंगे, जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा होगा, तब आप देखेंगे कि आपकी लाइव स्क्रीन पर 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक तो आपको क्लास कैंसिल करने का ऑप्शन मिलता है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। और जो राइट साइड में आपको मैं ऑप्शन बताने जा रहा हूं, आपने कहीं नहीं देखा होगा, और जो कि सबसे बड़ी बात है बच्चों के लिए कि उनको राइट साइड में जो ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन मिल रहा है हैंड रेस का। आप जैसे हैंड रेस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास आपकी हैंड रिक्वेस्ट आएगी, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और आप सीधे अपनी भाषा में, अपनी आवाज में हमसे सवाल कर सकेंगे या अपनी समस्या को बता सकेंगे। और इसके लिए मुझे लगता है कि ये एक बच्चे के लिए बिल्कुल वैसे ही ऐप है जैसे वो अपने क्लास में बैठ के तैयारी करते थे। उनको जरा भी फील नहीं होगा कि जब क्लास में मुझे कोई समस्या होती थी तो मैं सर से बोलता था, सर ये 2 नंबर का रिपीट करिएगा। जब तक आप सवाल को कमेंट करते हैं ना, तब तक नीचे बहुत कमेंट आ जाते हैं। आपके कमेंट को या आपकी क्वेरी को, आपके क्वेश्चन को टीचर देख ही नहीं पाता है, तब तक इतने क्वेश्चन आ जाते हैं उसके सामने। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ हैंड रेस करना है, आपकी रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे और आपसे डायरेक्ट बात करेंगे और सीधे आपकी समस्या को हल करेंगे। चलिए, ये तो हो गई हमारी ऐप की बात। इसके साथ में हम मैथ का इंडिविजुअल कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कॉम्बाइंड होगा और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कोर्स कौन कौन से लोग ले सकते हैं, किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ये कोर्स। आइए देखते हैं। देखिए, जो मैथ है, मैथ में बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है। सबसे पहली बात हमारी क्या होती है, हमें ये देखना होता है कि हम एग्जाम कौन सा देने जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं, कुछ कॉमन से एग्जाम होते हैं जिनको हर बच्चा देता है। जैसे आप देखते हैं एसएससी का एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, 10+2 हो गया। जो बच्चा सीजीएल 10+2 देता है वो बच्चा आरबीआई का भी, आरआरबी का भी एग्जाम जरूर देता है, रेलवे का एग्जाम भी जरूर देता है, एनटीपीसी हो गया, टेक्निकल है तो टेक्निकल देगा, नॉन टेक्निकल है तो नॉन टेक्निकल देगा, ग्रुप डी का हो गया वो देता है। साथ में बच्चा यूपीपी का भी एग्जाम देता है, यूपीएसआई का भी देता है, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का भी देता है, लेखपाल का भी देता है। तो आपके लिए यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये होने जा रहा है कि यह सिर्फ एक इकलौती क्लास आपको सभी एग्जाम के लिए मैथ बताएगी। हर एग्जाम में आने वाली मैथ से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और यहाँ देखने वाली बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं भी किसी लर्निंग ऐप में देखते हैं तो आप रेलवे का इंडिविजुअल लेते हैं, उसमें आपको सिर्फ उतने ही पार्ट पढ़ाए जाते हैं जितने की मैथ में आते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है और आपके लिए सबसे फायदे की बात यह है कि यहाँ पर आपको कॉम्बाइंड पढ़ाया जाएगा और सारे के सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे प्रायिकता वगैरह चैप्टर होता है, कहते हैं सर नहीं पढ़ाया गया, रेलवे वाले कहते हैं सर रेस मुझे नहीं पढ़ाया गया। इस टाइप की समस्या आपके सामने नहीं आएगी। ये इकलौती क्लास आपको हर एग्जाम में बैठने के लिए सक्षम बनाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि आप अपनी समस्या को अपने अंदर दबा के नहीं पढ़ेंगे। चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म पूरी जिम्मेदारी लेता है कि आपको कैसे सिखाना है, आपको हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। और इसके लिए ही हैंड रेस का नया ऑप्शन दिया गया है। आप हैंड रेस करेंगे, रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के साथ ही सीधे हमारी आपकी बात शुरू हो जाएगी और हम वहां पे आपसे क्वेरी लेंगे और आप अपनी समस्या को बताएंगे और उस समस्या को तुरंत यहां समाधान किया जाएगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि जो मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैथ आपके किन किन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहले आप देखिए एसएससी ऑल कैटेगरी। ऑल कैटेगरी की अगर बात करें तो यहां पे एसएससी सीजीएल आता है, एसएससी सीपीओ एसआई आता है। मैं लिख देता हूं सीजीएल, सीपीओ एसआई, सीपीओ एसआई, नेक्स्ट सीएचएसएल,
CHSL, नेक्स्ट MTS। देखिए MTS का एग्जाम तो कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है। MTS जो CGL दे रहा है ना, उसके लिए MTS की मैथ कोई मायने नहीं रखती है। आप जो मेन बात मुद्दा है हमारा, आप इन पर ध्यान दीजिए। CGL हो गया, CPSI हो गया, CHSL हो गया, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल हो गया। इसके बाद में हम रेलवे के एग्जाम में आप किस किस एग्जाम के लिए यहां से तैयारी कर सकते हैं। NTPC, और NTPC का नाम आते ही मैं आपको अभी वार्न करने जा रहा हूं, मैं आपको अभी वार्निंग दे रहा हूं, एक चेतावनी दे रहा हूं कि ये एग्जाम आपका सबसे पहले होने वाला है। CHSL का बचा हुआ एग्जाम भी आगे आने वाला है, जो कि कुछ हुआ था और कुछ नहीं हुआ था, पोस्टपोन्ड हो गया कोविड-19 की वजह से। जो 18 मार्च के बाद का एग्जाम था वो फिर से कराया जाएगा, अगली डेट आने वाली है। और इसी के साथ में रेलवे का जो पहले एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी नहीं होने वाला है, NTPC होने वाला है, ये निर्धारित है, तय है। तो आप इसकी तैयारी में बहुत ज्यादा ध्यान दें, और इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या होता है। इसके सिलेबस में आप देखेंगे 30 नंबर की मैथ आएगी, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, वो जिसका पार्ट है वो जाने। हमें ध्यान देना है मैथ वाले पे, 30 नंबर पे। इस 30 नंबर की मैथ और यहां पर CGL में जो आती है वो 25 नंबर की मैथ आती है, दोनों लगभग बराबर होती है। कुछ चैप्टर रेलवे में ज्यादा पूछे जाते हैं, कुछ चैप्टर SSC में ज्यादा पूछे जाते हैं। वो भी आपको समझाया जाएगा कि जो लोग एक एक क्वेश्चन पे आपको बताया जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन SSC CGL वाले ज्यादा ध्यान से देखें, उनके लिए हेल्पफुल होगा। और जो क्वेश्चन रेलवे के लिए होगा, जैसे रेस की बात की जाए, एक चैप्टर होता है रेस, दौड़। आप रेलवे का एग्जाम देते हैं तो वहां दौड़ आपको जरूर मिलता है, दौड़ का एक क्वेश्चन मिलता है, लेकिन वही क्वेश्चन जाके आपको CGL में नहीं देखने को मिलता है, दौड़ का क्वेश्चन। संभवतः कभी एक आध बार आ जाए तो आ जाए, वरना देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ हम देखते हैं प्रायिकता नाम का चैप्टर होता है, जो प्रायिकता अब जहां तक CGL में भी पूछने लगे हैं और NTPC में भी आपसे पूछा जाता है। तो रेलवे में अगर हम बात करें तो NTPC के साथ में हम ग्रुप डी देख सकते हैं। इसके साथ में जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं, टेक्निकल की मैथ लगभग एक ही होती है, कम पूछी जाती है वो अलग बात है, बट एक ही होती है। तो यहाँ पे रेलवे के टेक्निकल वाले भी मैथ की क्लास यहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, इनमें रुचि लेने वाले स्टूडेंट, जिनको इनमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि मैं इन टाइप की तैयारी करूं, और मुझे जहां तक लगता है जितनी भी चीजें मैंने लिखी है आप अपने अंदर से फील करके देखिएगा, इन सभी चीजों में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। टेक्निकल को छोड़ के, टेक्निकल में जो टेक्निकल से होते हैं वो अप्लाई करते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये क्लास है। बाकी मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर यूपीएससी इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। इनमें CSET लागू होता है। CSET में जो मैथ आती है, कम आती है, उसकी भी आपको यहां से पूरी तैयारी मिलेगी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं होते हैं इनके अकॉर्डिंग, बट जितने भी होते हैं वो आपको यहां तैयार कराए जाएंगे, उस लेवल की आपको तैयारी कराई जाएगी। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये हमारे जितने भी बच्चे इन चीजों की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर ये सुविधा तैयार की गई है। और मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे इन चीजों की तैयारी करते हैं वो अपने घर पे बैठकर, अब आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, आप इस आपदा को अवसर में बदलिए। आप घर में है ना, तो आपको कहीं रेंट पे कमरा लेना है, ना किराया देने की टेंशन है, ना ही आपको खाना बनाने की टेंशन, ना कपड़े धोने की, ना सफाई करने की, ना शॉपिंग करने की, ना बर्तन धोने की। अब तो टाइम ही टाइम है आपके पास। आप इस टाइम का जितना इस्तेमाल कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा आने वाले रिजल्ट के लिए। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि जो भी इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर ध्यान से इसको देखें। और आगे मैं आपको एक चैप्टर बताने जा रहा हूं, उस चैप्टर के बारे में आपने बहुत से डेमो देखे होंगे, बहुत से आपने लाइव क्लास डेमो देखी होंगी। क्या होता है, मैक्सिमम बहुत ज्यादा देखा जाता है कि टाइम एंड वर्क बता दिया गया, परसेंटेज बता दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया गया। बट मैं आज एक चैप्टर ऐसा लेकर आ रहा हूं जो हर बच्चे के दिमाग में कीड़े की तरह होता है कि ये कैसे होगा, इसको सरल कैसे किया जाए, इसको आसान कैसे किया जाए, इसके फार्मूलेज कैसे खत्म किया जाए, इसको देख के कैसे आंसर दिया जाए। तो इस टाइप के एक चैप्टर को लेकर हम आ रहे हैं जिसका नाम है वोट्स एंड स्ट्रीम, धारा और नाव। चलिए देखते हैं।
बोट्स एंड स्ट्रीम। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है, बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि मैं कॉन्सेप्ट को कहां से पकड़ूं। इसमें कुछ सूत्र दे दिए जाते हैं, जैसे दे दिए जाते हैं, आपसे पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, धारा के प्रवाह में या धारा के विपरीत प्रवाह की बात की जाती है। सिर्फ दो ही बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं जिनमें आप सबसे ज्यादा भ्रमित रहते हैं कि मुझे करना क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि धारा के प्रवाह में इतने किलोमीटर जाता है, धारा के विपरीत इतने जाता है, तो शांत जल में चाल ज्ञात करें। तो आपको सूत्र दे दिया जाता है ए बराबर एक्स प्लस वाई बटा 2 और बी बराबर एक्स माइनस वाई बटा 2। क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। सीधा सूत्र उतारा, सोच रहा है कि कहां पे सूत्र लगाएगा। नहीं, सोचना नहीं है, अभी थोड़ा ध्यान रखिए, मैं बताऊंगा इनको कैसे खत्म करना है। नेक्स्ट अगर आपसे कभी एक्स पूछ लेगा तो आपसे कहेगा कि ए प्लस बी करो, वाई कहेगा तो आप कहोगे ए माइनस बी करो। लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इस चैप्टर को अपने माइंड में कैसे सेटअप करेंगे, जब तक वो नहीं होगा तब तक इनका भी तो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो आइए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कि कैसे हम इसको आसानी से सीखेंगे। देखिए, किसी भी चीज के बारे में कहा जाता है कि जब उसको हम नेचुरल तरीके से देखते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा समझ में आती है। नेचुरल तरीके से धारा और स्टीम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक समय होता है, एक दूरी होती है और एक चाल होती है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये सभी एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह रिलेटेड होते हैं। अगर हम बाइक चलाते हैं तो हमें अपना एवरेज पता होता है कि 70 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर की चाल से 7 घंटे में जाएंगे। इस टाइप के एक माहौल को अपने दिमाग में तैयार करिए। आप एक नदी को अपने दिमाग में तैयार करिए, उस पर धारा को तैयार करिए। आप एक तैराक को अपने माइंड में तैयार करिए कि ये तैराक तैर रहा है। फिर आप देखिए इस चैप्टर का मजा बदल जाएगा और आप बिना लिखे भी इसका आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने मान लिया कि ये एक नदी है, ये एक नदी है और ये नदी में आप जानते हैं बहाव होता है, फ्लो होता है, यानी कि धारा होती है, स्ट्रीम होती है, धारा होती है। लेकिन अगर हम इसे एक तालाब मान लेते हैं, तालाब मान लेते हैं, तो तालाब में शांत जल होता है, ये होता है ठहरा हुआ पानी, शांत जल, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति की जो वास्तविक चाल होती है वो इसी में आकलित की जाती है, उसका आकलन इसी में किया जाता है कि शांत जल में हम जिस गति से तैरते हैं वही गति हमारी रियल एक्चुअल स्पीड कहलाती है। यानी कि अगर हम धारा में तैरते हैं तो धारा हमें और तेज लेके जाती है, वो हमारी रियल स्पीड नहीं होती है। तो किसी भी तैराक की जो वास्तविक चाल होती है वो ठहरे हुए पानी में होती है, शांत जल में होती है। और जिसको हम कहते हैं, पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं, ए होता है शांत जल में चाल या शांत जल में वेग। बी जो होता है वो होता है धारा का वेग, धारा का वेग। एक्स जो होता है धारा की दिशा में वेग। वाई जो होता है वो धारा की विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में वेग होता है, विपरीत दिशा में वेग या चाल। इन चार चीजों पे पूरा डिपेंड होता है चैप्टर आपका। आप उठा के किताब देखिएगा, इन चार चीजों के सिवा कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सवाल को घुमाया जाएगा। उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना सवाल को घुमाएगा उतना सवाल को हम घुमा देंगे। इस कॉन्फिडेंस से आप सवाल को करते रहिए। और एक बात याद रखिएगा, मैथ का सबसे बड़ा, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको एक जड़ी बूटी बताने जा रहा हूं, या एक आपको बहुत बड़ा उपाय बताने जा रहा हूं, या एक बहुत बड़ी सीख देने जा रहा हूं, जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो मैथ आपके लिए आसान हो जाती है। जो सवाल, जो क्वेश्चन पहली बार में जितना हार्ड होता है तीसरी बार में उतना ही आसान हो जाता है। बस जरूरत है किस बात की कि पहली बार से तीसरी बार तक करने का धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप वो धैर्य खो देते हैं तो वो आसान नहीं होता है और कठिन हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जो सवाल पहली बार में जितना आसान होता है
तीसरी बार में जो सवाल पहली बार में जितना कठिन होता है, तीसरी बार में उतना ही आसान हो जाता है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा घर पे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आप खुद समझ जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें शांत जल में, मैंने बताया कि एक व्यक्ति जो है वो ए है, यानी कि किसी व्यक्ति की शांत जल में जो चाल है 1 किलोमीटर पर आवर, ये शांत जल में चल रहा है व्यक्ति 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और मैंने मान लिया इसी मैंने धारा छोड़ दी, मैंने स्ट्रीम छोड़ दी, मैंने एक बहाव छोड़ दिया, पीछे से एक धारा आ गई, ये धारा है, ये धारा इधर की ओर जा रही है या इधर की ओर जा रही है। हमने जो डायरेक्शन बनाया वो इधर के लिए बनाया। ये धारा जो इधर के लिए जा रही है, इसका बहाव जो है ये शांत जल में चाल है, और धारा का वेग है 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहीं से आपको बात समझनी है, सूत्रों पे ना जाकर के, सूत्र बनता कहां से है वो आप समझ जाएंगे, और फिर आपको करना क्या है वो भी आप समझ जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इस रुके हुए पानी में 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है, ये उसकी खुद की चाल है, कैपेसिटी है, वो उसकी खुद की वास्तविक चाल है कि वो 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है, और पीछे से मैंने धारा बी छोड़ दी, तो ए से तो मैं तैर ही रहा था और बी से धारा आ गई, तो क्या इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, मेरी ए चाल को धारा बी की स्पीड से और बढ़ाकर लेकर जाएगी, तो जब मैं धारा की दिशा में जाऊंगा तो मेरी चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, वो मुझे तैरने में हेल्प करेगी। तो यहां से जो हमारा रिजल्ट निकल कर आता है सूत्र का, एक्स धारा की दिशा में वेग जो एक्स होता है वो निकल के आता है ए प्लस बी, यानी कि शांत जल में हम जितना तैरते हैं वो चाल और जितना धारा हमें ढकेलती है वो चाल दोनों जुड़ जाती हैं, जुड़ के एक्स का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, अब जब धारा इधर की ओर जा रही है, इधर बहाव कर रही है और हमें इधर विपरीत तैरना है, धारा इधर हम इधर, तो फिर वहां पे कॉन्सेप्ट आपके मन में आ चुका होगा कि यह माइनस बी होगा। मैं मुझे विश्वास से कह सकता हूं कि यहाँ पे देखने वाला हर व्यक्ति समझ गया है कि यहाँ पे माइनस बी है। यहां से जो धारा की विपरीत दिशा में वेग निकल कर आता है, धारा की विपरीत दिशा में वेग वो क्या हो जाता है, y बराबर, जब आप इधर के लिए तैर रहे हो धारा उधर के लिए जा रही है, तो धारा आपको रोक रही है, आप तैर रहे हैं धारा रोक रही है, तो आपकी चाल घट रही है, यानी कि यहां पर चाल हो रही है a माइनस बी किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहीं से जब सवाल आता है, यहीं से सवाल आता है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धारा की दिशा में तैर रहा है, धारा की दिशा में, और 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धारा के विपरीत तैर रहा है। यहां पर आपको ए और बी पूछेगा, तो ए और बी हम यहीं से निकाल पाएंगे क्योंकि उसका एक कारण है। अब इस सवाल को समझने के लिए पहले एक चीज मैं आपको और यहां पे समझाता हूं। देखिए, आप देखिए जो बी है वो इधर जाने में भी जुड़ा हुआ है और इधर आने में भी जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, जो बी है, जो बी का रोल आप देख रहे हो ए के साथ जाने में भी जुड़ा हुआ है और आने में भी जुड़ा हुआ है। यहां प्लस है और यहां माइनस है, यहां भी सपोर्ट कर रहा है और यहां भी जो है इसको रोक रहा है। तो कुल मिला के हमारा जो डिफरेंट यहां से निकल के आता है वो सिर्फ बी की वजह से आता है। ए तो सभी में कॉमन रहता है, यहां पे बी प्लस हो रहा है, यहां पे बी माइनस हो रहा है। अगर हम बी को कंट्रोल कर ले तो हमें फिर सूत्र के फार्मूले की कोई आवश्यकता यहां नहीं पड़ने वाली है। अब जैसे इस टाइप के सवाल की मैं बात करूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि एक व्यक्ति शांत जल में 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरता है तथा धारा का वेग 5 किलोमीटर पर आवर है, धारा का वेग 5 किलोमीटर पर आवर है, व्यक्ति शांत में कितना जाता है 15 किलोमीटर, यानी कि रुके हुए पानी में व्यक्ति जाता है 15। सवाल को जितना ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे ना, जितना आराम से पढ़ेंगे, सवाल हल होता जाएगा।
शांत जल में रुके हुए पानी में एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तैर सकता है और धारा का वेग जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो अब मुझे लगता है कि जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपका आंसर में तैयार हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, आंसर देने से आप रोक नहीं सकते हैं। देखिए, शांत जल में 15 और धारा का वेग 5। तो जब हम धारा की दिशा में जाएंगे, x देखिए लिखा है x, धारा की दिशा में वेग। तो जब धारा की दिशा में हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि धारा की दिशा में वेग बताइए, तो आप कहेंगे सर 15 तो मैं वास्तविक चाल है मेरी और 5 मुझे धारा ढकेल रही है, तो मेरी चाल हो जाएगी 15 + 5 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। नीचे वाला आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा। यहां अगर आपसे कभी कहता है कि विपरीत चाल बताइए, तो आप समझ गए कि मेरी वास्तविक चाल जो है, जो मैं तैर रहा हूं वास्तविक चाल से, वो 15 किलोमीटर पर आवर है और उधर से धारा मुझे रोक रही है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से रोक रही है। तो यानी कि वो मेरी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रही है, और कम कर रही है तो चाल क्या हो जाएगी? 15 - 5 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो रहा था इसका जीरो लेवल का क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट। तो कभी भी अगर आपसे कहा जाता है कि शांत जल में कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और धारा का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बहाव की दिशा में, धारा की दिशा में वेग बताइए, तो 20 और 10 20 किलोमीटर प्रति घंटा आप बताएंगे। और धारा का विपरीत अगर कहता है तो 20 - 10 किलोमीटर प्रति घंटा आप बताएंगे। लेकिन अब इसके साथ जो अगली कड़ी आती है उसको देखते हैं। अगली कड़ी जो आती है, अगली कड़ी ये आती है कि यदि कोई व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इधर जाता है, ये क्या है? x धारा की दिशा में वेग, यानी कि धारा की दिशा में वेग किसी व्यक्ति का x है। x को जब नंबर में हम चेंज करेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 40, कुछ भी हो सकता है। यानी कि धारा की दिशा में, धारा भी और व्यक्ति खुद भी तैर रहा है। उस पिछली कंडीशन में ये नहीं कहा गया था, पिछली कंडीशन में कहा गया था कि शांत जल में कोई व्यक्ति तैर रहा है और धारा ढकेल रही है। इस बार क्या कह रहा है कि सीधा कह रहा है कि धारा की दिशा में व्यक्ति जा रहा है। और दूसरा, और यही व्यक्ति जब विपरीत आता है तो इसकी चाल हो जाती है y किलोमीटर पर आवर। यहां जब ऐसी कंडीशन आपके सामने देता है तो आपसे दो चीजें पूछता है। एक तो ए बताइए, शांत जल में वेग, शांत जल में वेग या चाल, जिसको ए लिखते हैं, वो बताइए। दूसरा आपसे कहता है धारा का वेग बताइए, बी। और इस कंडीशन में थोड़ा सा समझना है, आप यहां पे सूत्र का ही सहारा लेते हैं, लेकिन सूत्र का सहारा लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए, ये तो x है ना, ये a प्लस b है, जो y है वो a माइनस b है। यहां b माइनस हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया कि जहां b माइनस है और यहां b प्लस है, यानी कि यहां पर b का रोल जो है प्लस b है और यहां पे b का रोल जो है माइनस b है। ठीक है, माइनस b है। तो यहां से आप देखते हैं कि जो b है दोनों तरफ एक स्पेस बना रहा है, यानी कि जो डिफरेंट निकल कर आता है वो सिर्फ b की वजह से होता है। अब हम देखते हैं कि हम b को कैसे कंट्रोल करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें और इसमें जो भी संख्या दी जाती है हम लिख लेते हैं। हमने मान लिया ये x है और ये y है, तो जो b दो तरफ जुड़ रहा है तो b ये साबित कर रहा है कि इन दोनों के अंतर का आधा जो होता है वो धारा का वेग होता है। इन दोनों के अंतर का आधा जो होता है वो धारा का वेग होता है, और इन दोनों के योग का आधा जो होता है वो शांत जल में नाव की चाल होती है। तो ये जब योग होता है तो ये हो जाता है x प्लस वाई बटा 2, और ये जब अंतर होता है तो ये हो जाता है x माइनस वाई बटा 2। अब मैं आपको इसको यहां पे आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन आप इसको समझो ही मत। सूत्र की तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमें समझने की जरूरत नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमें इसको प्रैक्टिस में लेकर आना है, प्रैक्टिकली करके देखना है कि जब सवाल आता है तो इसका हमारे ऊपर क्या रिजल्ट पड़ता है।
देखिए सवाल आएगा, एक व्यक्ति शांत जल में 12 नहीं, ये टॉपिक नहीं है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो शांत जल में चाल तथा धारा का वेग ज्ञात करें। देखिए यहां से सवाल आपका पैदा होता है। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जा सकता है, धारा की दिशा में फ्लो के साथ 12 किलोमीटर जा सकता है और विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा सकता है। तो शांत जल में चाल तथा धारा का वेग। तो सबसे पहला जो काम आप करेंगे, आप एक फिगर अपने माइंड में बनाएंगे। वो फिगर क्या होगा, ये होगा, आप लिखेंगे x बराबर, देखिए धारा की दिशा में वेग क्या है x, और धारा की दिशा में वेग कह रहा है 12 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत y होता है और y कह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने तो आपके दिमाग में एक बात सेट कर रखी हुई है कि ये जो डिफरेंट आता है 12 से 10 में, जाते समय चाल 12 है और आते समय चाल 10 है, ये जो डिफरेंट है ये ओनली धारा के वेग की वजह से है। धारा का वेग जाते समय प्लस भी होता है और आते समय माइनस भी होता है, यानी कि 2b। यहां पे देखिए ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करता है, ये 2b जो है 12 से 10 का अंतर दे रहा है, यानी कि 2b की वैल्यू इन दोनों के अंतर के बराबर है। एक b ये, इन 2b की वैल्यू इन 12 और 10 के बीच के अंतर के बराबर है, और इनका अंतर कितना है 2, और 2b बराबर अगर 2 तो b बराबर 1। धारा का वेग कितना आ गया 1, और जब धारा का वेग 1 है और धारा के साथ आप 12 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं, धारा का वेग आपका 1 है और धारा ढकेलते हुए आपको 12 में लेके जा रही है, तो धारा ने अगर अपना वेग रोक लिया तो आपकी वास्तविक चाल कितनी आ जाएगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ए बराबर आ जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अभी भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैं क्लियर कर देता हूं। ये x जो है 12 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि धारा के साथ चल रहा है 12, इसमें धारा जुड़ी हुई है और व्यक्ति भी अपनी कोशिश कर रहा है तैरने में। यहां पर व्यक्ति इधर को जा रहा है, धारा को ढकेल रही है, तब ये 10 हुआ। तो जो 12 तैरने वाला व्यक्ति था वो 10 क्यों हुआ, क्योंकि अब धारा रोक रही है, उधर धारा सपोर्ट कर रही थी, तो धारा यहां सपोर्ट कर रही थी, यहां रोक रही थी, तो धारा का मतलब दोनों तरफ धारा अपना रुख दिखा रही है, कब जाने में तरफ आने में। तो 2b का रेडियस जो है इनके अंतर के बराबर होता है। तो कभी भी अगर देखिए यहां में जो हमारा b आया है वो आया है 1 किलोमीटर पर आवर, अभी निकाला, और जो a आया है वो आया है 11 किलोमीटर पर आवर। अब आपको समझना क्या है, अब इससे देखो दोनों बातें, ये सवाल दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये दोनों निकालोगे तो ये दोनों दिया होगा, और ये दोनों दिया होगा तो ये निकालोगे, या ये दोनों दिए होंगे तो इन दोनों को निकालेंगे आप। बस इतना ही इस चैप्टर में समझना है आपको। देखिए ध्यान से, ये 12 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर किससे मिलकर बना है 11 प्लस 1, ये a है और ये b है। देखिए सवाल यहां से बनाया गया होता है और आपसे पूछा जाता है, ये a और a b हो गया, ठीक है। यहां पर जो 10 बना हुआ है ये a माइनस b से बना हुआ है, ये बना हुआ 11 माइनस a माइनस b। तो अब जो सवाल हमारे दिमाग में निकल के आता है वो ये आता है कि जो शांत जल का वेग होता है वो इन दोनों के योग का आधा होता है। 12 और 10 22 बटा 2 11, 12 और 10 22 बटा 2 11,
12 और 10 22, 12 और 10 योग, इन दोनों का योग 12 और 10 22 बटा 2 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और इनके डिफरेंट की बात करेंगे तो बी निकल के आएगा 12 माइनस 10 2 और 2 बटा 2। तो जब कभी यह सवाल आएगा तो आप योग का आधा करेंगे तो शांत जल में चाल ए निकल के आएगी, और अंतर का आधा करेंगे तो आपका धारा का वेग आएगा। अब आपको सूत्र नहीं याद करना है। अब आपको जब सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, अब आपके सामने सवाल आया कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, सॉरी तैरता है, दौड़ना नहीं है यहाँ, तैरता है। दूसरा, और यही व्यक्ति जब वापस आता है तो इसकी चाल हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। आपको सूत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टीचर ने बताया है कि शांत जल में अगर वेग निकालना है तो इनको जोड़ के आधा कर दो। 8 और 4 12, 12 बटा 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ध्यान से, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 बटा 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शांत जल में तैरेगा 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। नेक्स्ट यहां पे क्या आता है, धारा का वेग, इनके अंतर का आधा। अब आपको दो बातें याद रखनी है, शांत जल में वेग योग का आधा, धारा का वेग अंतर का आधा। सवाल के सूत्र खत्म। मेरी दो बातें याद रखनी है, धारा का वेग अंतर का आधा, शांत जल में वेग योग का आधा। योग का आधा 8 4 12 बटा 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा का वेग निकालेंगे तो 8 और 4 का अंतर है 4, और 4 का आधा क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब इससे आप ये भी वैल्यू याद कर सकते हैं, अगर आपसे कोई कहे कोई व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है और धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूछा जाए धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 तो मेरी ओरिजिनल चाल है और 2 मुझे धारा, मेरी 8 हो गई। और जब विपरीत आने की बात आएगी तो आप कहोगे कि मेरी एक्चुअल जो है वो 6 है और 2 से धारा मुझे रोक रही है बहने में, तो 6 में से 2 रोक रही है, तो मेरी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल को सिर्फ आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक सवाल है, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है। एक मोटर बोट विपरीत में 35 किलोमीटर जाती है और फिर वापस आती है। विपरीत 35 किलोमीटर जाती है तथा, अब इसमें जब जाती होगी तो सवाल में एक आपके सामने और बात रखेगा। इन सवालों को पैदा कैसा होता है वो आपको देखना है कि ये जाती है और फिर लौट के भी आती है। तो जाने में ये 35 किलोमीटर जा रही है और 35 किलोमीटर की लौट के आएगी, तो विपरीत 35 किलोमीटर जाती है तथा वापस आने में कुल 12 घंटे का समय लेती है। अब आप जब सवाल को बढ़िया से समझ जाते हैं ना, तो आप खुद समझ जाते हैं कि सवाल आगे क्या कहने वाला है। बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि आगे क्या पूछेगा इसमें। देखिए इसमें धारा का वेग तो दे रखा हुआ है, दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, तो शांत जल में चाल पूछेगा। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तो आपसे पूछता है कि शांत जल में वेग ज्ञात करो। देखिए अभी तक हम थोड़ा इजी सवाल ले रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे थे। उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से अब हम ये एक सवाल करेंगे जो मॉडरेट लेवल का है, और इसको आप खुद करके देखिएगा और फिर देखिएगा कि जो तरीका मैं बता रहा हूं उसमें क्या अंतर है, क्या आपको नई चीज मिल रही है, उसको सीखने की कोशिश करिएगा। बच्चों मैंने आपसे पहले एक बात बोली थी
कि जब आपके सामने धारा और नाव का सवाल आ जाए तो वो माहौल पैदा करिए अपने दिमाग में, एक इमेज बनाइए अपने दिमाग में, एक नदी का चित्र अपने दिमाग में लाइए, एक नाव का चित्र लाइए और देखिए कि क्या होता है। मैंने मान लिया ये एक नदी है, ये एक नदी है और कह रहा है कि धारा का वेग जो v है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। मोटर बोट 35 किलोमीटर जाती है, 35 ये 35 जाने में है, ये 35 आने में है, ठीक है। और टोटल जो समय लेती है जाके वापस आने में 12 घंटे का समय लेती है, 12 घंटे का समय लेती है। अब तो या तो यहां पे आप सूत्र बना लें, बहुत बड़ा काम करेंगे। आप मान लेंगे कि माना सांग चल में व्यक्ति चाल बराबर ए, फिर दूरी बटा समय या दूरी बटा चाल आप करेंगे, ठीक है। तो दूरी 35 बटा a+1 धारा की दिशा में प्लस दूरी बटा a-b धारा की विपरीत दिशा में बराबर 12 घंटे। ये समीकरण बनेगी, देखिए 35 बटा a+1, ए सांचल में वेग जो ज्ञात करना है और एक धारा का वेग जो दिया हुआ है, प्लस 35 बटा a-b और टोटल टाइम लग रहा है 12 घंटे का। अब इस समीकरण को आप हल करिए, देखें कितना टाइम लगता है। पहले तो इस समीकरण को बनाने के लिए समझ होनी चाहिए, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बहुत ही आसान है और आप थोड़ा सा भी अगर माइंड का अपना इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा। देखिए ये जो 12 घंटे का समय है ये धारा की दिशा में 35 जाने में और विपरीत आने में लगा हुआ है। इसमें से कुछ समय जाने में लगा होगा, कुछ समय आने में लगा होगा। बात को समझिए पहले ठंडे दिमाग से। 35 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कुछ समय लगा होगा और कुछ आने में लगा होगा, उसे जोड़ दिया गया होगा तो 12 घंटे। पूरी यात्रा का 12 घंटे है ना, तो जाने में और आने में दोनों का योग 12 है। हमें यहां से हैंडल करना है, आंसर सीधा आ जाएगा। मैंने कहा समय को हैंडल करिए, आंसर सीधा आ जाएगा। अब देखिए एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम समान दूरी जाते हैं और समान दूरी आते हैं तो धारा की दिशा में जब जाते हैं तो चाल तेज होती है, जब चाल तेज होती है तो समय कम लगता है। जब चाल तेज होती है तो समय कम लगता है और जब चाल आते समय कम हो जाती है तो समय ज्यादा लगता है। जाने में धारा सपोर्ट कर रही है, समय कम लगेगा, चाल ज्यादा हो गई, समय कम लगेगा। खुद बताइए, तेज चलना है तो समय कम, जब धीरे चलना है तो समय ज्यादा। तो इस 12 घंटे में से एक समय ऐसा है जो छोटा है, वो जाते समय का है। एक समय ऐसा है जो बड़ा है, वो आते समय का है। और आप ध्यान से देखिए कि इस दूरी को तय करने के लिए कुछ घंटे ऐसे होंगे जो इसको डिवाइड करते होंगे और इसको भी डिवाइड करते होंगे। तो 35 को डिवाइड करने वाला 7×35 ही है, 5×35, यानी कि 5 घंटे इसको जाने में लगा और 7 घंटे आने में लगा। उन्हीं को 5 और 7 को जोड़ दिया तो 12 घंटे हो गए। ध्यान से देखिए, 7 और 35 को डिवाइड भी कर रहा है। डिवाइड करने का रीजन क्या है? डिवाइड हम कैसे देखते हैं कि भाई 35 किलोमीटर है, 5 घंटे में जा रहा है तो चाल कितनी आ जाएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। और इधर 35 किलोमीटर 7 घंटे में जा रहा है तो चाल कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल वही बन गया, धारा की दिशा में वेग 7 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल आ गई है। अभी तक हमारे पास दूरी थी, समय था, चाल नहीं थी। अब हमारे पास चाल आ गई। धारा की दिशा में वेग 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल में पूछ रहा है कि शांत जल में चाल बताइए। तो अभी पिछले वाले सवाल में मैंने कहा था कि शांत जल में वेग इन दोनों के योग का आधा होता है। शांत जल में वेग इन दोनों के योग का आधा होता है। तो इन दोनों का हम योग करेंगे, 7 और 5 12, 12/2 यानी कि 6। तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। इस वीडियो को आप कई बार रिपीट करके देखिएगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। और इससे मैच करते हुए सवाल, मैंने क्या कहा, पहली बार में कठिन, तीसरी बार में आसान, 3 बार देख के आजमा के देखिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं कि जो एक बार में हार्ड होता है तीसरी बार में बहुत आसान हो जाता है। आप 3 बार इसको देखिएगा सवाल को,
आपको बहुत आसान हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड सवाल आप एक्सरसाइज में करके देखिएगा, सेम टू सेम प्रोसेस लगेगा और इतना ही टाइम लगेगा। आपको किसी सूत्र की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई कंडीशन बनाने की जरूरत पड़ेगी।